आरएस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। हम लोग आज टेस्ट में साइंस के सभी भाग को टेस्ट में इंक्लूड किया गया है। मतलब उसमें आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, एनवायरनमेंट ऑफ साइंस सभी चारों पार्ट को इसमें समाहित किया गया है। और एक एक पार्ट को हम लोग देखेंगे जो बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में होगा। और यहाँ पर 20 अंकों का टेस्ट है। ध्यान दीजिएगा, 20 अंकों का टेस्ट है। आप लोग इत्मीनान से सारे टेस्ट को अच्छे से क्वेश्चन पर दीजिए। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। पहले क्वेश्चन को, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होगा। कौन सा ऐसा है जिसका वायु के सापेक्ष उसके माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम हो सकता है? जल का, हीरा का, कांच का, तारपीन का। इसमें से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? अगर बात किया जाता है अपवर्तनांक की अधिकता की बात, इसमें से आप लोग अपने आंसर को टिक कीजिएगा। देखिएगा इसमें किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो ध्यान रहे, सब में से अगर इसमें देखा जाता है तो अपवर्तनांक जल का जो होता है, कांच का जो होता है, हीरा का होता है, तारपीन का तेल, सबसे अधिक अपवर्तनांक अगर मिलेगा तो हीरा का मिलता है। तो इसका राइट आंसर कौन हो गया? ये बी वाला हो गया, सेकेंड वाला, हीरा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और इसमें कह रहा है कि 20 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आप ध्यान दीजिएगा, 20 सेमी फोकस दूरी वाले एक उत्तल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनना है। बताइएगा, आप लोग कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिएगा हम लोग करेंगे फोकस दूरी एफ का मान जो दिया है माइनस नहीं होता, प्लस का होता है। क्योंकि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी जो होती है वह पॉजिटिव होती है। और इस चीज़ को हम लोग देखेंगे, एफ का मान पता हो गया। उसके बाद सामने यू का मान दिया है, यू का मान क्या है? माइनस का कितना? 20 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, दर्पण के सूत्र को लगाएंगे। दर्पण का सूत्र 1/f बराबर होता है 1/1/u प्लस 1/ क्या होगा? भी होगा। ठीक है। अब इनमें से हम लोग सभी के मान को रखेंगे, हल करेंगे। तो मान रखिएगा 1/f का मान, फोकस दूरी का मान 1/20 है, बराबर होगा माइनस 1/ कितना? 20 यू का मान अगर रख दें तो, और प्लस करेंगे 1/ कितना? भी रखेंगे। ध्यान रहे, इसको उठा के इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। अब प्लस हो जाएगा, भी की वैल्यू जो आ रही है वह इस प्रकार से आएगी, कितना? 1/भी बराबर 1/20 प्लस 1/20। अब इसको दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आएगा 1/भी बराबर कितना लिखेंगे? 1/ कितना? 10 हो जाएगा। और भी की वैल्यू कितना आ रहा है? 10 सेंटीमीटर। और 10 सेंटीमीटर जब प्लस में आ रहा है तो मतलब ये दर्पण के किस तरफ बनेगा? ये आपका उत्तल दर्पण ये होगा, इसके सामने ये है, और यहाँ पर कोई वस्तु 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई, यहाँ पर वस्तु रखेगी। यहाँ पर जो प्रकाश किरण जाएगी यहाँ से फोकस से होके जाएगा, फोकस से होके ये डॉटेड जाएगा, डॉटेड होगा। और ये क्या करेगा? प्रकाशीय केंद्र सी से होके जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा? 1 मिनट रुक जाइए। जो प्रतिबिंब बनेगा वह फोकस से होके जाएगा, यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब जो बनेगा 10 सेंटीमीटर दर्पण के इस तरफ बन रहा है, पॉजिटिव दिया है इसलिए। तो दर्पण के पीछे, दर्पण के सामने, अनंत पर इसमें से कोई नहीं। तो दर्पण के कहाँ बनेगा? पीछे बनेगा। कौन सा आंसर सही होगा? ये वाला आंसर सही होगा। चलो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। ये सबके जाना पहचाना क्वेश्चन, सभी लोगों का आंसर मालूम होगा और सभी लोग टिक भी कर रहे हैं सही। चलो इसका आंसर कौन सा सही हो गया? इसके लिए हम लोग कौन सा आंसर टिक करेंगे? 25 सेंटीमीटर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। कह रहा है कि 5 ओम प्रतिरोध के तार को 5 बराबर टुकड़े में काटने के बाद प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध होगा, टुकड़े का प्रतिरोध कितना होगा? तो देखिएगा, जो भी आर का मान होगा इसको हम लोग लिखेंगे कितना, क्योंकि आर का मान जो प्रतिरोध है ये आर ये है, और इसको 5 बराबर भागों में तोड़ेंगे। इसका प्रतिरोध आर बराबर दिया है 5 ओम है। तो जब जितने टुकड़े करेंगे तो आर बटे कितना होगा? जितने टुकड़े करते यन, तो यन बराबर कितना? 5। तो 5/5 करेंगे, कितना आएगा? 1 आएगा। तो आंसर जो आएगा कितना होगा? 1 ओम आएगा। बातें क्लियर हो चुकी होगी। क्वेश्चन चौथे का आंसर कितना आएगा? 1 ओम आएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5।
बढ़िया क्वेश्चन है। प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े के 4 बराबर भागों में काट दिया जाता है। इन टुकड़ों को फिर से समांतर क्रम में संयोजित कर दिया जाता है। ये तुल्य प्रतिरोध आर आर बटे आर अनुपात क्या होगा, इसका अनुपात निकालने हैं। यदि हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को करते हैं कि ये पूरा है, इसका प्रतिरोध कितना है, प्रतिरोध दिया आर है, ठीक है। इसको हमने 4 बराबर भागों में बांटा, एक भाग का प्रतिरोध कितना होगा, आर बटे 4 होगा। तो हम इसको समांतर क्रम में जब जोड़ेंगे तो उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 बटे कितना आर की वैल्यू हो जाएगी। इसको लिखेंगे 1 बटे आर, और इसका आर डैश का मान जो आएगा वो कितना आएगा, कितना आएगा, आर बटे कितना होगा, 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और इसके बटे कह रहा है कि ये आर डैश बटे आर, इसके बटे क्या कर दो आर, आर से आर कैंसिल, वैल्यू कितना है, 1 बटे 16 आ गया। तो राइट आंसर कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। चलिए आप लोग अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 6। अब आपका जो छठा क्वेश्चन होगा वह भी फिजिक्स का ही है। स्थिर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र ध्रुवों के बीच किसी धारावाही चालक पर लगने वाला बल की दिशा ज्ञात करने के लिए उपर्युक्त नियम है। देखिए भाई, स्थिर विद्युत क्षेत्र के ध्रुवों के बीच धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग बल को बल की बात अगर हम करते हैं तो बल किस नियम की सहायता से हम लोग की ज्ञात करते हैं। तो ध्यान रहे, फ्लेमिंग के, हमने कहा था उस समय, आपको हिंट दिया था कि जो लेफ्ट हैंडेड होता है वह बाएं हाथ का जो व्यक्ति होता है अपने बल को अंगूठे पे ले लेता है। इस नियम के अनुसार, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, कहाँ है फ्लेमिंग का बाएं का हाथ, तो कौन सा नियम है, बाएं हाथ, बाएं हाथ मतलब कौन सा हो गया, फर्स्ट सेकंड, अच्छा सेकंड वाला ऑप्शन आपका कौन सही हो जाएगा, एक मिनट रुक जाइए, सेकंड इसका राइट आंसर हो गया। सॉरी, इसका क्या होगा, सेकंड इसका राइट, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, बाएं हाथ के अनुसार। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। मानव शरीर के किस अंग पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। मानव शरीर के किस अंग में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। मानव के कौन सा ऐसा अंग है जहां से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रहे, मस्तिष्क और हृदय, तो इससे भी होता है, इससे भी होता है, और तो इसका मतलब इस राइट आंसर कौन हो जाएगा, इसमें इसमें जो राइट आंसर होगा वो ये वाला हो जाएगा। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 8वां देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8वां में कह रहा है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र कौन सा है, ध्यान रहे, लेड पर जो चार्ज होता है, लेड की बात करें तो लेड पर जो चार्ज होता है वह कितना होता है, लेड पर जो चार्ज होता है वह 2 चार्ज होता है, कितना, 2 चार्ज होता है। तो लेड पीबी की बात करें, पीबी जो होगा लेड, इस पर 2 चार्ज होता है, और नाइट्रेट पर कितना चार्ज होता है, 1 चार्ज होता है, इसलिए 2 चार्ज होने के लिए इसको डाई होना पड़ेगा। तो डाई होने के लिए आंसर कौन सा है, ये वाला। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है। तो इसका आंसर कौन हो गया, इसमें ये हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है। देखो जो लोग प्रबल विद्युत अपघट्य कौन नहीं होगा, जो हम लोग कार्बनिक होगा, तो सोडियम एसीटेट इसमें कार्बनिक है, इसलिए प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं होगा, बाकी सभी लोग प्रबल विद्युत अपघट्य होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए, क्वेश्चन नंबर, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है। देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब ये होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होना चाहिए, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन बहुत अच्छी बात है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन एकल बंध होता है, चतुष्फल की संरचना होती है, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, आबंध कोण के बीच जो एंगल बनता है वह 109 डिग्री और 28 मिनट होता है। आगे की बात करें, ये चीज़ें नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर कौन हो गया, चौथा वाला। चौथा वाला क्या हो गया, इसका सही उत्तर हो गया। इथेनोइक अम्ल का सूत्र है, इथेनोइक अम्ल जो सूत्र है, देखिएगा यहाँ पर एक चीज़ गलत मिस प्रिंट हो गया है, ध्यान दीजिएगा, इसमें से जो मिस प्रिंट हुआ है वह ये हुआ है, यहाँ पर जो यहाँ पर जो हुआ है, यहाँ पर ध्यान रहे, यहाँ पर C2 होगा, इसका आंसर यही होगा। इथेनोइक के लिए 2 कार्बन की ज़रूरत होती है, यहाँ पर C2H5 COO और उसके बाद H, ये आपका होगा। तो ध्यान रहे, इस बातों को क्लियर होना चाहिए।
ठीक है, ये बातें क्लियर होना चाहिए। हम लोगों ने अब तक जो भी बातें सीखा उसमें से आंसर कौन सा होगा इसमें। हाँ, अरे यहाँ पर भी देखिएगा, यहाँ पर भी गलतियाँ हैं। एक मिनट रुकिए, यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर HCOH ये वाला यहाँ पर भी गलत है, तो टाइपिंग में गलत हो चुका है। यहाँ पर लिखेंगे, इसको लिखेंगे फॉर्मिक एसिड है ये SCOH। ठीक है, चलो बाकी सब सही है, मतलब इसका उत्तर कौन है, ये वाला होगा, ये C2H5COH एथेनोइक अम्ल। चलो आगे देखिए, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समूह का सदस्य है। देखिए भाई, द्वितीयक समूह के सदस्यों की अगर हम बात करें तो द्वितीयक समूह के सदस्यों में कौन कौन सा ऐसा है जो द्वितीयक समूह का सदस्य है। तो इसमें से द्वितीयक समूह में कौन है, ध्यान रहे, द्वितीयक समूह में आएगा कौन सा, ये मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या है, द्वितीयक समूह का है। चलो अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है, अब ये बायोलॉजी का क्वेश्चन हो रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा केवल जंतुओं में पाया जाता है। वह कौन सा ऐसा है जो जंतुओं में पाया जाता है। देखिए, श्वसन की क्रिया जो होती है ना, वह जंतुओं में पाई जाती है। बाकी वृद्धि तो होता है, हार्मोन्स भी देखिए, वृद्धि भी होती है, हार्मोन्स भी सभी में होता है। तंत्र की बारे में बात करें, जो ये बात है, जो श्वसन की क्रिया होती है केवल जंतुओं में पाई जाती है। तो इसका श्वसन इसका राइट आंसर हो गया। आगे चलिएगा, वह प्रक्रिया जिसमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं उसे क्या कहते हैं। जटिल कार्बनिक यौगिक टूट करके सरल अवयव अणुओं में टूटता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं। बहुत बढ़िया बात है, इसका राइट आंसर होगा दूसरा, अपचयी अभिक्रिया। ध्यान रहे, जब कोई वह प्रक्रिया जिसमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं उसे क्या बोलते हैं, पाचन कहते हैं। और उसी को, इस क्रिया को अपचयी क्रिया कहते हैं। ये जो क्रिया होती है इसे अपचयी क्रिया कहते हैं। पाचन भी कहते हैं, अपचयी क्रिया कहते हैं। क्या बोलेंगे, अपचयी क्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से एक मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, इससे क्वेश्चन नंबर कौन सा, 16 देखिएगा। देखिए, सब कुछ तो है, डिंब वाहिनियाँ भी हैं, अंडाशय भी है, गर्भाशय, डिंब वाहिनियाँ, ये शुक्रवाहिनियाँ ये है, मादा जनन तंत्र का नहीं है, ये नर जनन तंत्र है। तो ये वाला जो शुक्रवाहिनियाँ जो होता है ये नहीं होता है। तो कहने का इसका राइट आंसर कौन हो गया, शुक्रवाहिनियाँ हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट रुकिएगा, अगला क्वेश्चन नंबर आएगा 17, परागण किसके अंदर बनते हैं। परागण की बात करें, परागण किसके अंदर बनते हैं, तो परागण जो होगा परागण जो होता है पराग कोश के अंदर होता है। किसके अंदर, पराग कोश के अंदर होता है। तो परागण किसके अंदर होता है, पराग कोश के अंदर होता है। पराग कोश के, मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है। जो मानव होते हैं उसमें गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्र अगर जोड़े में पूछेगा 23 बोलेंगे, अगर जोड़े में बोलेगा 23 बोलेंगे। अब अगर जोड़े में नहीं पूछता है, संख्या पूछता है, तो इसका दुगना कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे, टोटल कितने हो जाएंगे, 46 हो जाएगा। तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो कितना होता है, 46 होता है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है। शुद्ध गोल का प्रारूप जो होगा वह कैपिटल RR हो जाएगा। कौन सा, कैपिटल RR है। इसका राइट आंसर ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया। चल अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन लास्ट वाला क्वेश्चन, वह शाखा जिसके अंतर्गत, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है कहलाता है। भाई, वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं, देखिएगा, जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं पैलियोंटोलॉजी। ये कौन सा राइट आंसर हो गया, तीसरा वाला इसका राइट आंसर है। कौन सा, तीसरा वाला इसका सही उत्तर है। चलो मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आप लोग को समझ में आ रही होगी। और जो लोग भाई नए हों वो लोग चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और इसी प्रकार से आपका टेस्ट जो है डेली होता रहेगा। टेस्ट इस चैनल पर डेली होता है, तो ध्यान रहे, सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और टेस्ट को देते रहिए।
तो ठीक है, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।